हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माई सेल्फ आकाश सिंह और मैं जा रहा हूं आपको वहीं से वीडियो स्टार्ट करने जहां से मैंने पिछले वीडियो में आपको छोड़ा था। तो मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था कि कौन कौन से फैक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा। तो उसी का जवाब हम जानने वाले हैं, या फिर हम अगर ज्यादा सॉल्यूट घुलना चाहते हैं तो हम क्या क्या फैक्टर एल्टर करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा घुल पाएगा। जो इन सब चीजों को डिसाइड करता है दैट इज कॉल्ड ए सॉल्युबिलिटी। एंड हम उन फैक्टर्स को भी जानेंगे जो सॉल्युबिलिटी को एल्टर करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त अपने हम सॉल्युबिलिटी से। तो फर्स्ट थिंग इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है दोस्त, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को हम सिंपली तौर पर समझ सकते हैं कि किसी भी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना सोल्यूट मिक्स कर पाते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, उसी को बोलते हैं उसका सोल्युबिलिटी। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक गिलास वाटर लिया और यहाँ पे रख दिया, और हम क्या कर रहे हैं, पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा चीनी मिलाते जा रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने मान लीजिए 1 ग्राम चीनी मिलाया, फिर 2 ग्राम, फिर ऐसे करते करते मैं बढ़ाते गया, 1-1 ग्राम करके बढ़ाते गया। मान लीजिए मैंने 8 ग्राम चीनी मिला चुका हूं, मैं 8 ग्राम चीनी उसमें मिक्स कर चुका हूं। जैसे ही मैं 9वां ग्राम 1 ग्राम और बढ़ाता हूं शुगर, तो वो क्या होता है कि जाके बेस पे बैठ जाता है। और रूम टेम्परेचर ले रहे हैं दोस्त, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो वो जैसे ही हम 8 ग्राम से 1 ग्राम बढ़ाते हैं शुगर, वो जाके नीचे बेस में बैठने स्टार्ट हो जाता है, तो वो प्रिसिपिटेट होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्या सॉल्यूशन में और चीनी घुल नहीं पाएगी? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो कि इसको एल्टर कर सकता है? वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in given amount of solvent at any particular temperature to make a saturated solution। तो दोस्त मैंने ये बहुत ही सिंपल चीजें बताई कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, उस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को सोल्युबिलिटी कहते हैं जो कि किसी भी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल जाए किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, कि उसको सैचुरेटेड बना दे। तो अब दोस्त एक नया टर्म है, व्हाट इज सैचुरेटेड, तो मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और कोई भी सॉल्यूट मिलाएंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। मतलब मान लीजिए मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, अगर शुगर की सॉल्युबिलिटी बोले, अगर वो 10 ही ग्राम है वाटर में, तो 10 ग्राम शुगर मिलाने तक वो घुलता जाएगा। सॉल्यूशन में 10 ग्राम तक शुगर घुलता जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहे हैं हम, तो वो घुलता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा और शुगर उसमें मिक्स करते हैं तो वो नहीं घुलेगा। तो उस सॉल्यूशन के फेज को, सॉल्यूशन के स्टेट को, या फिर उस टाइम को बोलेंगे कि सॉल्यूशन हैज गेट इट्स सैचुरेशन। मतलब कि उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट की सोल्यूट की घुलने की क्षमता नहीं है, उसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी फॉर द सोल्यूट हैज बीन कंप्लीटेड, उसकी एफिनिटी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसमें बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन हुज एफिनिटी फॉर सोल्यूट हैज बीन एंडेड और दैट नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और हम सोल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने जान लिया कि क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना अमाउंट सोल्यूट घुल पाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसी को उसका बोल देते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, जानते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, या फिर सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इनको एंटर करने वाले हैं, उनके बारे में हम जा रहे हैं पढ़ने। तो सबसे पहला फैक्टर है that is the size of particles। साइज ऑफ पार्टिकल्स ये कैसे एल्टर करता है हम इसको जानने वाले हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए मैंने
शुगर का लिया, एज्यूम कर लेते हैं शुगर ऐसा है, ठीक है। क्या किया मैंने, क्यूबाइडर होता है बेसिकली, ऐसे बना देता हूं मैं, अच्छे से आपको फील आएगी। ये हो गया, मान लीजिए शुगर का पार्टिकल है, इसको मैंने क्या किया, बीच से आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक शुगर का पार्टिकल लिया, एक शुगर का कण लिया, शुगर का कण मान लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर है, उसको आधे आधे में बांट दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट रह रही है, क्योंकि पार्टिकल हम क्या कर रहे हैं, सेम है, उसको सिर्फ आधे आधे डिवाइड किया मैंने। तो अगर दोनों को मिक्स कर दें, तो अगर दोनों को अगर मान लीजिए ये है कवर और ये, इनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जैसे क्या करते हैं उनको तोड़ सकते हैं, बीच से तोड़ दें तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। बताते हैं कैसे। अगर मान लो पहले था तो इसमें कितने फेसेस थे, इनमें कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, नॉर्मली 6 फेसेस है। अगर हम इनको बीच से काट दूं, मैं इस पार्टिकल को बीच से काटता हूं, जैसे मैं बीच से काटता हूं, एक जो फेस एरिया है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए अब कितने फेस हो गए, पहले थे 6, अब क्या हो गया। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं ये शुगर का एक टुकड़ा है, शुगर का एक कण है, इसको मान लेते हैं हम इधर से इस बार डिवाइड करते हैं, इधर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो पहले कितने फेसेस थे, पहले तो 6 थे। अगर हम माने सरफेस एरिया में थोड़ी इंक्रीमेंट आ गई, क्योंकि पहले सरफेस एरिया क्या थे, अब यहाँ से 2 सरफेस बढ़ गए। जैसे मैंने बीच से काटा, अगर मान लो मैं इनको अलग अलग करके लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ऐसे गया, यू और फिर यू आया, और फिर इसको मैं मिक्स कर दूं और सेम तरीके से, और ये मान लेते हैं ये टुकड़ा एक ऊपर वाला ऐसा है, नीचे वाला टुकड़ा ऐसा है, कुछ नीचे वाला टुकड़ा कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। फिगर मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो फिर प्लीज काइंडली देखें, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं, तो अब मान के चलते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, मैंने बीच से डिवाइड किया तो मैं एक लाइन दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को बीच से डिवाइड किया तो वो मैं लाइन दिखा रहा हूँ, 2 पार्टिकल बन गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम हो जाएगी। क्या सरफेस एरिया सेम है? अब नहीं, क्योंकि सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये 2 सरफेस एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो जैसे ही हम पार्टिकल को तोड़ते हैं, छोटा बनाते हैं, उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। तो जैसे ही सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि जैसे जितना ही छोटा पार्टिकल डालेंगे हम सॉल्वेंट में, उतनी ही आसानी से घुलेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल कैसे ऐड करता है, कि एज साइज सरफेस टू surface area to volume ratio increases, solubility increases। तो दोस्त हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स डिसॉल्व्स, नहीं बोलेंगे हैज हायर solubility than the bigger one, than the larger one। तब हम जान चुके हैं कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है वो छोटे पार्टिकल्स की ज्यादा होती है। अगर हमें शरबत बनाना होगा तो हम चीनी पीस के डालें तो ज्यादा से ज्यादा चीनी उसमें घुल पाएगा, ताकि उसके मुकाबले कि हम सीधा बड़ा बड़ा कण चीनी का उसमें डालें। तो सेकेंड फैक्टर पे अब जाते हैं। हमने पहला फैक्टर जान लिया साइज ऑफ पार्टिकल, सेकेंड है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये कैसे इफेक्ट करता है हम इसे जानने वाले हैं। चूंकि जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो 2 तरीके हो सकते हैं जो कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक तो हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज
आयनिक फॉर्म, फर्स्ट वन इज मोलिकुलर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज आयनिक फॉर्म। इसमें हम जानेंगे सिंपल सा फंडा है, लाइट डिसॉल्व्स लाइट डिसॉल्व्स लाइट। एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन प्रिपेयर होता कैसे है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है बेसिकली कि जो पार्टिकल होते हैं अगर सॉल्वेंट में जाते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है तो सॉल्यूशन आसानी से प्रिपेयर हो पाता है। इसके मुकाबले की अगर ऐसे हम कोई चीज ले लेते हैं सॉल्वेंट और ऐसा सॉल्यूट ले लेते हैं जो दोनों को मिक्स करने के बाद वो एक दूसरे को स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हो तो वैसा सॉल्यूशन आसानी से प्रिपेयर नहीं होगा। तो इसमें बस इतना याद रखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में लाइट डिसॉल्व्स लाइट। अगर सिमिलर तरह का पार्टिकल होगा वो आसानी से एक दूसरे में मिल के सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूं C2H5OH, C2H5OH जो कि अल्कोहल है, प्लस में वाटर लेता हूं H2, दिस इज ऑल्सो पोलर एंड दिस इज ऑल्सो पोलर। तो ये क्या होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे में घुल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। वी कैन कॉल द इजीली C2H5 is easily soluble in H2O और we can call H2O is easily soluble in C2H5 क्योंकि light dissolve light, तो ये both are polar and both are dissolved in each other। लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हम C6H6 प्लस में C2H5OH लेते हैं, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर। तो क्या ये डिसॉल्व हो पाएंगे अच्छे से? नहीं हो पाएंगे। दिस इज पोलर, तो ये अच्छे से डिसॉल्व एक दूसरे में नहीं हो पाएंगे। तो थर्ड एग्जांपल इज, अगर मान लेते हैं ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर ले लें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट विल गेट डिसॉल्व इन ईच अदर, वो एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बेंजीन लिया C6H6 और मैंने इधर क्या लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। ठीक है, तो इस पे बोलते हैं ये सॉल्यूशन अच्छे से नहीं बन पाएगा, ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो पाएंगे और ये भी एक दूसरे में डिसॉल्व हो पाएंगे। तो हम देखते हैं लाइट डिसॉल्व लाइट। वैसे ही सेम सिचुएशन है, अगर मान लीजिए हमें NaCl, दिस इज द आयनिक मॉलिक्यूल, अगर हम NaCl ले एग्जांपल में, अगर हम NaCl ले, NaCl जो कि क्या देगा, आयंस देगा, Na+ और Cl-, बिकॉज इट गिव्स द आयंस। तो हमें एक ऐसी सॉल्वेंट की जरूरत है, हमें एक ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत है जो कि इनको इनके आयंस को स्टेबिलिटी दे पाए। तो कैसा सॉल्वेंट इनके आयन को स्टेबिलिटी दे पाएगा, जो कि खुद में पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल वैसे होते हैं जिनमें बोथ द चार्ज विल बी डेवलप, मतलब कि एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही होती है, दूसरी जगह पे नेगेटिव। तो वैसे जैसे कि हम मान लेते हैं H2O लेते हैं, H2O, अगर हम इसके मॉलिक्यूल्स को देखें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड दिस इज हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर ऑफ H2O है। इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन का अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होती है। तो फाइनली इस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी माइनस, डेल्टा माइनस, एंड जो इन पे चार्ज आएगा दैट विल बी डेल्टा प्लस। तो अब हम देखते हैं जो माइनस वाला है वो किसको स्टेबिलिटी देगा, प्लस वाले को। यहाँ पे क्या होंगे, Na+ आके रुक जाएंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे Na+, तो जो प्लस बनता है H पे डेल्टा मतलब पार्शियल प्लस बनता है, उस पे जो स्टेबल होंगे दैट विल बी Cl-। तो हम जान चुके हैं कि लाइट डिसॉल्व लाइट। अगर हम एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँ, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं बताने वाला था, अगर मान लीजिए NaCl लेते हैं, NaCl ले लिया, ये क्या देगा दोस्त, Na+ देगा और Cl- देगा। और मान लो मैं सॉल्वेंट में लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या ये इसको सॉल्युबिलिटी दे पाएगा, क्या ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जगह पर अगर मैं कुछ और नहीं ये लेता हूँ, ठीक है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेता हूँ, तो क्या ये इसको स्टेबिलिटी दे पाएगा? दिस इज नॉन पोलर, क्योंकि ये नॉन पोलर है,
नॉन पोलर। दिस कंपाउंड इज कंप्लीटली नॉन पोलर, मतलब जितना इसमें जो पोलैरिटी होती है वो 0 के बराबर होती है, तो वैसे मॉलिक्यूल क्या इसमें घुल पाएंगे? नहीं। हमें इन आयनिक कंपाउंड को घुलने के लिए पोलर कंपाउंड की जरूरत पड़ती है ताकि आयंस को स्टेबिलिटी मिल पाए। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड फैक्टर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैं समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए मैंने 10 ग्राम चीनी एक वाटर में, एक ग्लास वाटर में घोल चुका हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, और चीनी मिलाते जा रहा हूँ। तो पहले मैं इसको एक इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये बीकर है, सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे होता है उसका मैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। मान लीजिए इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर इज देयर इन द बीकर, और इसमें हम चीनी मिला रहे हैं। तो चीनी मिलाते जाते हैं तो क्या होता है, चीनी जो घुलता जाता है, चीनी का पार्टिकल वही घुलता है। मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर होने का एक मैकेनिज्म बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही आपके इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि वो कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो दोस्त क्या होता है, इसके चारों तरफ मान लीजिए शुगर का एक छोटा सा पार्टिकल है, इसके चारों ओर वाटर होंगे। जैसे मैंने इसको ग्लास में डाला, चारों ओर वाटर होंगे, तो क्या होगा कि वहां से चीनी टूटने स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर ये छोटा सा भी टुकड़ा है, इसमें हजारों एटम्स होंगे, इसमें लाखों एटम्स होंगे, लाखों एटम्स मिलकर एक छोटा सा शुगर का कण बनता है। ये शुगर का कण है, तो बेसिकली क्या होगा, चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे। तो जो पार्टिकल कॉर्नर्स में होंगे वो सबसे ज्यादा वाटर के कांटेक्ट में होंगे, उनका जो एरिया होगा दैट विल बी मोस्ट इन कांटेक्ट विद द सॉलिड पार्टिकल, वो सॉल्वेंट से सबसे ज्यादा कांटेक्ट में होंगे। तो क्या होंगे, वही पार्टिकल घुलने स्टार्ट होते हैं। क्या होता है, उनके बीच में वाटर और उनके बीच में एक बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, वाटर और शुगर के बीच में एक बॉन्डिंग स्टार्ट होगी जो कि स्ट्रॉन्गर पड़ जाएगी उनके पार्टिकल्स के अपने पार्टिकल्स के बीच से। तो क्या होगा, वो पार्टिकल उखड़ के चला जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे एक और कॉर्नर बनेगा, वैसे ही पार्टिकल घुलते घुलते फाइनली खुल जाते हैं। और ये पार्टिकल जाते कहाँ है, हम देखते हैं कि एक ग्लास लिया मैंने, उसमें चीनी मैंने 1 चम्मच मिलाया तो चीनी गायब हो जाता है। तो ये पार्टिकल गया कहाँ, क्योंकि क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। उन्हीं गैप को ये छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़े में टूट के उन्हीं गैप को ये फिल करते हैं। तो लेकिन तो यही फैक्टर हम बताने वाले हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे एंटर करता है सॉल्युबिलिटी को। तो उसके लिए जानने के लिए यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखते हैं स्पेस तो ऑलरेडी फुल हो चुका है। मान लीजिए कमरा है, मान लीजिए दिस इज अ रूम में मान लीजिए 10 लोग ऑलरेडी हैं। तो अगर आप बैठना चाहोगे आके तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी प्लेस खाली है, मैं वहां पे बैठूं। लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हो खाली कमरे में, यू हैव मेनी प्लेसेस टू सिट, तो आप जाके कहीं भी आसानी से बैठ जाते हो। लेकिन जैसे ही आप घुसते हो 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको ढूंढना पड़ता है जगह, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि कहाँ बैठूं, उसको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है सॉल्यूशन का, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। इसमें मैं लिखने वाला हूं कि विद द increase of concentration solubility decreases। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ ही डिक्रीज होती जाएगी। अरे पहुंच करना। तो हम जान चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। इसमें जानते हैं विद द इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी, विद द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो पार्टिकल का जो नंबर है इस सॉल्वेंट में वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे गैप जो होंगे ऑलरेडी फिल्ड हो चुके होंगे, तो इनको स्पेस कम मिलती है वहां पे जाके बैठने के लिए, इसलिए सॉल्युबिलिटी जो होती है वो फर्दर डिक्रीज होती जाती है जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट का पार्टिकल्स सॉल्वेंट में बढ़ता जाता है। तो जो फोर्थ फैक्टर है, चौथा नंबर का फैक्टर है, दैट इज एजिटेशन एंड स्टीयरिंग। इसका मतलब है कि मिलाना या फिर मिक्सअप करना। हम जानते हैं कि मान लीजिए हमें दूध मिलता है रोज, हमारे घर में 1 गिलास दूध मिलता है पीने के लिए, सबके घर में मिलता होगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या होता है, हम उसमें शुगर डाल के छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं अगर हम उससे मिक्स ना करें तो जाके नीचे बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उस जिसका जो मेन फैक्टर काम करता है, मान लीजिए ये है, दिस इज शुगर पार्टिकल।
जो मैंने यहाँ पे नॉर्मली तौर पे समझा दिया है कि कैसे एक जो भी सॉल्यूट पार्टिकल जाता है, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, वो सॉल्यूशन में कैसे मिक्स होता है। मिक्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में होना चाहिए। जब तक वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या होता है, जैसे ही ये पार्टिकल टूटना स्टार्ट करता है तो सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके चारों तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पिघल रहा है। जैसे ही वो बढ़ेगा सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्वेंट से जो उसका कांटेक्ट है, कांटेक्ट जो एरिया है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट एरिया डिक्रीज होता जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज होती जाएगी। तो हमें सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टीयरिंग करना पड़ता है, मतलब चम्मच डाल के हिलाना पड़ता है। तो हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद द एजिटेशन एंड स्टीयरिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इट इंक्रीजेस विद solubility increases with agitation or steering। ठीक है दोस्तों, हम इस चौथे फैक्टर को जान चुके हैं। अब चलते हैं हम पांचवा फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में घुलेगा ये बताने के लिए। मैं इसको एक बहुत ही डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे घर में ना, बहुत सबके घर में नहीं पर बहुत लोगों के घर में रसगुल्ले बनते हैं घर में। उसमें क्या होती है, चाशनी तैयार करनी होती है। मान लीजिए मैंने चीनी लिया और पानी में घोल दिया, उसको मैं गैस स्टोव पे नहीं रख रहा हूँ, तो घोल दिया, पूरी तरह घोल दिया। तो घोलने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा चीनी बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम उस कढ़ाई को या जो पतीले को जिसमें मैंने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है गैस स्टोव पे रखता हूँ और हीटिंग स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस हीटिंग स्टार्ट करता हूँ हम देखेंगे कि जो शुगर पार्टिकल नीचे बैठे हुए थे वो पिघलना स्टार्ट हो गया और कुछ टाइम बाद एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। तो हम यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉलिड की सॉलिड में इंक्रीज होती है। क्योंकि क्या होता है ना, कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, सॉलिड प्लस एनर्जी देनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जो सॉलिड का किसी भी लिक्विड में डिसोल्यूशन होता है मिलना, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगर वो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जैसे ही बढ़ते आएगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जाएगी। फॉरवर्ड जैसे ही फॉरवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन डालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए जो शुगर है कुछ बैठता है, कुछ फिर डिसॉल्व होता है, जितना मात्रा नीचे बैठता है उतना ही वो डिसॉल्व होता है, तो दैट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। तो इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम का साइन देके रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ये किस केस में बात कर रहे हैं दोस्त, सॉलिड को हम अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यही फैक्टर फॉर गैसेस, मान लेते हैं फॉर, इधर मैं करने वाला हूं दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्त गैसेस पे टेम्परेचर क्या प्रभाव पड़ता है फॉर गैसेस। और मान लीजिए हमें किसी गैस को डिसॉल्व करना है तो हम देखते हैं क्या इसका पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। क्या लेते हैं कि मान लेते हैं पार्टिकल ए लेते हैं, प्लस में गैस लेते हैं और ये हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन प्रिपेयर, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो उसमें क्या होगा, ए प्लस गैस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि जो पार्टिकल की रैंडमनेस थी वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच इज लेस देन 0, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ये ऐसा क्यों होता है दोस्त, ये ऐसा एक्सोथर्मिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है।
वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है दोस्त? पहले बहुत सारे गैसेस, उनमें बहुत सारी रैंडमनेस थी, उनकी एनर्जी काफी हाई थी, लेकिन वो फाइनली क्या हो गया, सॉल्यूशन का पार्ट बन गया। मान लीजिए लिक्विड में मैंने घोल दिया तो वो लिक्विड में जाके डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गए तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि उनकी रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। विद डिक्रीज ऑफ रैंडमनेस स्टेबिलिटी क्या हो रही है, उनकी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। एनर्जी हाई होगी तो एनर्जी रिलीज होती है इस केस में। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी increases with decrease of temperature, decrease of temperature। चलिए दोस्तों, हम पांचवा फैक्टर जानते हैं, जो कि पांचवा नहीं दोस्त, छठा फैक्टर है। दिस इज सिक्स्थ फैक्टर, जो कि है हमारा प्रेशर। प्रेशर जो है आमतौर पर हम देखते हैं गैसेस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। ये जो सिक्स्थ फैक्टर है प्रेशर, ये इंपॉर्टेंटली जो होगा गैसेस के लिए है, कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए ये प्रेशर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे हम। तो ये स्पेशली फॉर गैसेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती जाती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती जाती है। इसमें लिखेंगे विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, solubility of gas increases। हम इसको आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा जानने वाले हैं। इसके बारे में एक लॉ भी है, वो भी हम जानने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली तौर पे वीडियो डालने वाला हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलने वाला है। इससे मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होने वाला हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और मैं चाहूंगा कि बहुत नए नए कंटेंट लाऊं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि आप ज्यादा खुश हो पाओ। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मैं यहाँ सिलेबस कवर कर रहा हूँ वो मैं बोर्ड से लेके आईटी लेवल तक ही करने वाला हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस होंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, जो आईटी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, मैं एवरीथिंग कवर करते जाता हूँ। अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ ऐड करना चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं।